में एक क्वेश्चन बच्चों के अक्सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पैदा करता है, डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न एक ही चीज़ है या इनमें कुछ डिफरेंस होता है? अगर डिफरेंस होता है तो किस बात का होता है? जैसे गुब्बारे में से धीरे धीरे हवा पास हो रही है और वो छोटा होता जा रहा है। हम पिन होल कर रहे हैं, गुब्बारा एकदम से फट रहा है। इत्र की शीशी एक कोने में खोली और उसकी खुशबू पूरे महक कमरे में फैल गई। क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? ये दोनों तीनों चीज़ें या इनमें कुछ अंतर है? अगर अंतर है तो कैसा अंतर है? आइए तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री सार में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डेट इज डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है। क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों एक दूसरे का कोई पार्ट है? तो देखिए, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक रूम में बैठी हूँ मैं, या आप बैठे हुए हो एक रूम में, ठीक है। आपके एक फ्रेंड आया और बहुत प्यारा सा सेंट लगा कर आया वो, ठीक है। आपको उसकी महक आ गई, भाई उस लगाया तो उससे अपने कपड़ों पे था, महक आपको आ गई। व्हाट इज दिस? डेट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या? गैस या लिक्विड। अब चूंकि हम यहाँ गैस की बात कर रहे हैं तो हम गैस लेते हैं एग्जाम्पल में। गैस जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाए, डेट इज डिफ्यूजन। आपका दोस्त आया, वो इत्र में भीगा हुआ था, उसे कपड़े इत्र में, सेंट में, परफ्यूम में भीगे हुए थे। उस परफ्यूम की खुशबू धीरे धीरे आप तक पहुंच गई, डेट इज डिफ्यूजन, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन उसके पास ज्यादा थी और वही एयर डिफ्यूज होके पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई उस रूम के। तो जो बच्चा वहां बैठा था कह रहा, अरे यार बड़ा अच्छा परफ्यूम ला कर आए, तो पता नहीं कौन सा वाला है, डेट इज दिस। तो ये चीज क्या होती है? डेट इज डिफ्यूजन, कि वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला गया। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई बैरियर है? कोई एक दीवार है? कोई दीवार नहीं है। यानी कि एक कोने पे अगर किसी भी टाइप की एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो चाहेगी मैं पूरे कमरे में फैलकर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। डेट इज लार्जर से लार्जर वॉल्यूम को वो एक्सेप्ट करेगी अपने अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लेगी और चारों तरफ फैल जाएगी, डेट इज डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन अपनी चारों तरफ बराबर हो जाएगी उसकी। अगर एक कमरे में है कोई इत्र की खुशबू परफ्यूम की, तो वो पूरे कमरे में फैलकर अपनी कंसंट्रेशन को बराबर कर देगी, डेट इज डिफ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड के केस में होता है, डेट इज डिफ्यूजन। ये फिनोमेना क्लियर हुआ, बेसिक फिनोमेना, ठीक है। मेन चीज क्या है? एक्सपेंशन है गैस का। डिफ्यूजन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस फैल रही है और कोई बैरियर नहीं है। ये बेसिक पॉइंट हो गया, कोई बैरियर नहीं है। इफ्यूजन क्या है? अब भाई इन्फ्यूजन क्या है? चलो इसको डिफरेंस पे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है ना, देखो यहीं से डिफरेंस बन जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या बताया हमने? एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस से कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, चारों तरफ अपनी कंसंट्रेशन को इक्वल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? नो बैरियर, कोई भी बैरियर बीच में नहीं है। कहाँ है बैरियर? आपके दोस्त के बीच में क्या बैरियर है? पास पास बैठे हुए हैं या दूर बैठे हुए हैं, लेकिन महक तो सबको आ रही है। अब इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन में वही देखो, इफ्यूजन डेट इज द इफ्यूज होना। अगर जगह मिल गई तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपने गुब्बारा फुलाया, वही बर्थडे पार्टी हो रही है, गुब्बारे फुलाए। सुबह के समय क्या देखते हो आप? जब सुबह उठ के देखते हो गुब्बारे पिचके हुए से मिलते हैं आपको, मिलते नहीं मिलते? और कुछ आजकल तो ऐसी क्वालिटी आ रही है गुब्बारों की, वो कुछ घंटों बाद ही, 5-6 घंटे बाद ही पिचके हुए से मिलते हैं। ऐसा लगता है गैस उससे बाहर रिस गई, ठीक है ना। तो हुआ क्या? गैस की लीकेज हुई, धीरे धीरे से लीकेज हुई, बहुत ही बारीक से होल से। अब वो कैसे लीकेज हुई? जैसे गुब्बारे की वॉल है, जहां से आपने गुब्बारे को टक किया, ऊपर से बांधा,
ठीक है, वहां से छोटा सा होल तो कोई ना कहीं होगा ना। अब गैस के लिए तो आप जानते हो छोटे सुई की नोक से भी अगर छोटा सा होल हो वहां से भी पास हो जाएगी। तो किसी टाइनी होल से गैस का पास होना, दैट इज इफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम टाइनी होल। तो ऐसे लिख लो इसको, पैसेज ऑफ गैस फ्रॉम टाइनी होल, छोटे से होल में से गैस पास हो जाए, दैट इज इफ्यूजन। ठीक है, एक और एग्जांपल, जो टायर है, बाइक का टायर, गाड़ी का टायर, आपने देखा होगा गैस लीक कर जाती है। एक बच्चे ने एक पिन घुसा दी उसमें, धीरे धीरे टायर में से गैस लीक कर रही है, लीकेज ऑफ गैस। ये क्या है, एक तरह से लीकेज, इसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज ऑफ गैस। इट इज इफ्यूजन, धीरे धीरे इफ्यूज हो रही है और देखा थोड़ी देर बाद टायर पिचक गया। ठीक, यहां ध्यान से देखो कोई बैरियर है, यस है यहाँ पे, दैट इज टाइनी होल। यहाँ बैरियर है, दैट इज टाइनी होल। अब आपको दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए, क्लियर हो गए कि यहाँ तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से टाइनी होल से पैसेज उसको मिल रहा है। ये एक्सपेंशन है, ये लीकेज है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है और यहाँ पे टाइनी होल एक बैरियर है जिसके थ्रू इफ्यूजन हो रहा है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ग्राम्स ने क्या लॉ दिया था, ठीक है ना। चलो इसको रख कर लेते हैं। ग्राम्स लॉ कहते हैं, ग्राम्स कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कोई भी गैस जब डिफ्यूज होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम of gas diffused upon time taken। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्मॉल r इज इक्वल टू v अपॉन t। ठीक है, पहले आप लिख लो पॉइंट, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी सारे एक साथ याद हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है, मैं यहीं पर छोटे छोटे लिख देती हूँ उसको, जैसे सब एक साथ आ जाएंगे ना, फिर समझने में आसानी रहेगी, एक साथ ही उनको समझ लेंगे। R इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, नेक्स्ट R is equal to number of moles upon time taken। इसके बाद ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन R is inversely proportional to under root of molar mass density under root of temperature के directly proportional, pressure and proportional to area। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से बच के एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं जाए, एक भी। आई बात समझ में, जेई का हो, एडवांस का हो या फिर नीट का हो, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। अब ये है क्या और क्यों है, कैसे है, अब समझते हैं। नोट कर लिया आप सबने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस है
और कॉमन सेंस पे डिपेंड है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कोई भी गैस जब निकल रही है, डिफ्यूज हो रही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी तेजी से डिफ्यूज होती है, अब तुम खुद बताना कितनी तेजी से डिफ्यूज होगी। जब बहुत ज़्यादा गैस होगी तो तेजी से डिफ्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त आपके एंटर किए क्लासरूम में, एक ने बहुत हल्का सा परफ्यूम लगाया और एक ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया। किसकी स्मेल सबसे पहले आपको आई? ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा लगाया हुआ। इट मीन्स क्या? उसके पास परफ्यूम का वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है यानी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है। जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, अब रेट का मतलब क्या? टाइम जितना कम यानी तेज उतना ज़्यादा। ये तो आप कॉमन सेंस की बात है। जितना तेज भागोगे इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है। रेट का मतलब क्या है कि स्पीड ही तो है ही है। रेट का मतलब क्या? स्पीड। जितना कम समय होगा आप उतना तेजी से भागोगे, यानी कि एक बच्चा 5 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है भाग के और एक बच्चा 10 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि स्पीड किसकी ज़्यादा? 5 मिनट वाले की, यानी कि टाइम कम है। टाइम कम, रेट ज़्यादा, यानी कि टाइम की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा ही होगा। प्रॉब्लम सॉल्व। याद हो गया? टाइम टेकन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा सेंट लगा होगा उसके कपड़ों में उतनी ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस, जितनी ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उतना ही रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस को वो कवर करेगी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा? जब मोल्स ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ जाएगा उसका अपने आप क्योंकि बल्क अमाउंट में है। ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये बेसिक फंडा समझ में आ गया। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड मोल्स अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हम ओवरऑल फॉर्मूला लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, मुझे ये बताओ, भारी गैस जल्दी तेजी से भागेगी या हल्की? एक बहुत मोटा थुलथुला बच्चा है और एक बहुत ही पतला सीकड़ा सा है, कौन तेजी से भागेगा? बताओ भाई। जो बहुत ओवरवेट है वो खुद में नहीं संभाल पा रहा है खुद को, तो वो नहीं भाग पाएगा भाई। और कहते हैं ना, जो लंबा पतला होता है वो जल्दी तेजी से भाग पाता है कि उसके पैर की ग्रिप्स उतनी ही बड़ी होती है और ज़्यादा एरिया कवर करता है वो एक बार में। तो डेट इज दिस, जितना ज़्यादा उसका वजन होगा वो गैस उतनी धीरे भागेगी और जितनी हल्की गैस होगी वो उतना तेजी से डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि जितना ज़्यादा मोलर मास होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। और ये भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी कैसा? अंडर रूट वाला। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसी केस डेंसिटी का है। मास और डेंसिटी तो इंटरकनेक्टेड है ही भाई। डेंसिटी का मतलब क्या? जितना ज़्यादा डेंस है, जितना ज़्यादा भारी है वो, ठीक है ना, उसका रेट उतना ही कम हो जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम है यानी कि वो हल्का है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम गैस इतनी हल्की हैं इन्वायरमेंट में रुक ही नहीं पाती, इसलिए वो पृथ्वी के ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो हल्की गैस उनके पर होने के कारण वो और ऊपर उठेगी, मतलब उसका रेट और भी ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, जब कोई भी गैस है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या उसके भागने की, उसकी स्पीड, रेट डिफ्यूजन का बढ़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब किस अनुपात में बढ़ता है? तो ये ध्यान रखना, √T के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का उतने ही ज़्यादा तेजी से भागेगी। क्लियर होगी बात? जैसे प्रेशर की बात करें, एक टायर जिसमें ऑलरेडी हवा आधी निकली हुई है उसमें एक छेद करो तो उसकी आवाज़ सुनना, और एक टायर जो बहुत लबालब भरा पड़ा है एयर से उसमें छेद करना फिर उसकी आवाज़ सुनना। किसकी आवाज़ तेज होगी? जो बहुत लबालब भरा हुआ टायर है उसकी आवाज़ तेज होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एरिया उतना ही है
लेकिन इतनी ज़्यादा बेहिसाब गैस भरी हुई है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसमें कि उसमें एक होल करने पर बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है और गैस निकल रही है। कहने को तो वो घटना इफ्यूज़न की है, लेकिन इफ्यूज़न डिफ्यूज़न का ही तो एक पार्ट है। गैस डिफ्यूज़ ही तो हो रही है, निकल रही है ना बाहर को, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रही है, ठीक है ना। तो क्या मतलब, प्रेशर ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा। बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, जब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या रेट ज़्यादा नहीं होगा? जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा रेट। अब भी देखो, टायर एक मोटा है, काफ़ी बड़ा सा टायर है, और एक छोटा टायर है, वो जितना बड़ा टायर उसमें उतनी ज़्यादा गैस, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता चला जाए। क्लियर होगी बात। तो ओवरऑल हमारा क्या बनता है, ओवरऑल जो हमारा है डेट इज दिस कि R इज इक्वल टू V अपॉन T इज इक्वल टू D अपॉन T इज इक्वल टू N अपॉन T N प्रोपोर्शनल टू डेट इज दिस। ठीक है, एक तो हमारा ये रहा, ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही आ गया, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू डेट इज दिस। ठीक, अब इसका कैसे यूज करते हैं, इसका जैसे दो गैसें हमें दी गई हैं उसमें कंपेयर करना है तो उस तरह से हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब भाई एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे ना तब तक समझ भी नहीं आएगा। बिना एग्जाम्पल के कहाँ समझ में आती हैं ये चीज़ें। ठीक, कंपेरेबल कैसे होता है, जैसे देखो, क्या आपने नोट कर लिया? ठीक है, चाहे फॉर्मूला लिख लो उसका, या वो तो अपना आप भी बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है बनाने में। दो गैस का कंपेयर करना है हमें, ठीक है, एक दी होगी एक का पूछा गया होगा, तो V1 अपॉन V2 इंटू T1 अपॉन T2 इस तरह से कंपेरेबल कंडीशन में, या टाइम नहीं दिया है तो हम नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, सेम टाइम दिया हुआ है अगर तो N1 अपॉन N2 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी क्या लिखूँगी, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस है और ये डेंसिटी है, चलो कंफ्यूज ना हो आपको, ये मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा है, लेकिन इसमें होता क्या है, अक्सर टाइम दिया होता है इन सवालों में, तो हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से नहीं लिख रहे हैं अभी, आप इसको लिख लो। यहाँ पर D फॉर डिस्टेंस है, डेंसिटी को मैं पूरा लिख दूंगी, N1 अपॉन N2 इंटू T1 इंटू T2 इस टाइप से। ठीक है, अब बात करें हम मोलर मास की, तो डेट इज दिस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी 2 वाले की अपॉन डेंसिटी 1 वाले की। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इस D में और इस D में कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, नहीं तो हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया वाला काम, डेंसिटी को कैपिटल D से दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो D फॉर यहाँ पर डिस्टेंस है और कैपिटल D मीन्स डेंसिटी। ठीक है ना, इसको लिख लो चाहे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा एक बात तक और बचा है हमारा, क्या बचा है, टेम्परेचर का बचा है, उसे भी लिख लो। प्रेशर का तो ऐसी ही है, P1 अपॉन P2, और एरिया का भी ऐसी A1 अपॉन A2। बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछ के आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती इसकी, तो मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, इससे बाहर बच के कोई नहीं जाएगा। डेट इज ब्लॉकबस्टर चीज़ है आपकी, डेट इज ब्लॉकबस्टर। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जिसको अगर तुमने घोट के पी लिया और जप लिया तो इस सवाल से रिलेटेड तुम्हारा बेड़ा पार। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लिया आप सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब हम इस पे सवाल करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलो आओ देखते हैं। चलो भाई अब क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times as long to effuse out as helium its molecular mass will be। एक गैस है जो इफ्यूज होने के लिए हीलियम के कंपेरेटिवली 3 गुना ज़्यादा समय ले रही है, तो उसका मोलिकुलर मास क्या होगा? भाई देखो ओब्वियसली भारी होगी, वो ज़्यादा समय ले रही है, यानी कि रेट ऑफ फ्यूजन किसका ज़्यादा है,
हीलियम का ज़्यादा है, और कितना है, 3 गुना ज़्यादा है। इस बात को समझना है। यहाँ पे इफ्यूजन ऑफ रेट किसका, रेट ऑफ फ्यूजन हीलियम का उस गैस से 3 गुना ज़्यादा है। क्लियर है? ठीक। अब हमें पता है रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास के, तो हम लगा देंगे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ डेड गैस इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास। हम हीलियम का नीचे लेंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर मास उस गैस का ऊपर लेंगे। ठीक है। अब हीलियम का कितना है, 3R' के बराबर, वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। M' हमें निकालना है, और हीलियम का मास कितना होता है भाई, 4 होता है। R' से R' कट हो गया, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट M' अपॉन 4, स्क्वायर रूट ले लो जिससे अंडर रूट हट जाएगा, M' अपॉन 4, M' कितना आ गया भाई 36, यानी कि उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 36। क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी 1.625 टाइम्स देन द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ SO2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हुआ क्या है, इसमें ये पूछा है ऐसा वोट कौन सा टेम्परेचर है जिस पर N2 गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन 1.625 टाइम्स गुना हो जाएगा SO2 के। ठीक है ना, SO2 के 1.625 गुना हो जाएगा, तो वो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, हमें एक तो रेट ऑफ इफ्यूजन दिया हुआ है N2, रेट ऑफ इफ्यूजन SO2, किसके बारे में डिस्कस हो रहा है। देखो मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए अभी इतने सारे हैं, उसमें वेलोसिटी है, सॉरी इसमें वॉल्यूम है, उसमें मोल्स हैं, ठीक है, डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर मास है, टेम्परेचर है, एरिया है। भाई हम क्या लेंगे, तो जो सवाल में दे रखा वही तो लेंगे, तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ दे रखी है। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है रेट ऑफ इफ्यूजन दे रखा है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है, गैसेस के बारे में बात हो रही है। ये मत भूलो, देखो यहाँ पर N2 गैस है और SO2 गैस है, यानी कि गैस का नाम बता दिया आपको, यानी कि गैस के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स कि इनके मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात हो रही है। ठीक, 500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब हमें जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वो इन सबसे रिलेटेड करना है, तो वो क्या रहेगा, देखो रेट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के। अब इन दोनों को मिला दो, तो यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T अपॉन M। ठीक है ना, अब दो गैसेस के लिए लेना है मैंने, यानी कि RN2 अपॉन RSO2, RN2 अपॉन RSO2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TN2 अपॉन TSO2 इंटू MSO2 अपॉन MN2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब आपका क्या काम है, आपको इसमें पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है, रेट ऑफ फ्यूजन N2 वुड बी 1.625 टाइम्स दैट ऑफ SO2, यानी कि RNO2 इज इक्वल टू 1.625 ऑफ RSO2। ये मैंने दे रखा है, आपको दिया हुआ है ये, यहाँ पर RN2 की वैल्यू ये पुटअप करनी है आपको। SO2 के लिए TSO2 ये आपको दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप 273 जोड़ो, केल्विन में निकालो, ये सब कैलकुलेशन जो है केल्विन में होगी। ठीक है, TSO2 की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो ये वैल्यूज दी है, ये वैल्यूज दी है, इसकी तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, ये कट हो जाएगी। TN2 आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करनी है आपको। MSO2 जो है आपका जो है मॉलिक्यूलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड का, क्या होता है भाई 32 + 32 64 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन आपको पता है 28। पुटअप करके आप निकाल लोगे, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ हीलियम एंड मीथेन आर डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू मीथेन इज। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE 2005 में। देखो अब आप कहोगे इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालें, नहीं दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का अनुपात हमें बताना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 क्या होगा। भाई देखो इसमें कुछ डिजिट नहीं दे रखी है, लेकिन हीलियम और मीथेन गैस तो हमें बता दी है, जब गैस बता दी तो बहुत कुछ बता दिया, यानी कि
हमें क्या पता लग गई है भाई, इनका मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। कितना सिंपल है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाना है। अब लगा दो उसमें। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 + 4 16 और हीलियम का हो गया 4, ठीक है। तो 16/4 दैट इज √4 दैट इज 2, यानी कि हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन बाय CH4 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना आ गया 2, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप निकाल सकते हो, इतने मुश्किल नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो आप ट्राई करिए अपनी तरफ से, ठीक है, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।